हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और जिसमें अभी हम चैनल पर यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 का भाग 1 सॉल्व कर दिया है और आज उसी क्रम में हम पीजीटी 2013 का भाग 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी चैनल पर आपको एमपी सेट 2018 के PYQ भी कंटिन्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। क्वेश्चन है, अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा है? विकल्प ए हम्बोल्ट, बी रिटर, सी रेडजेल, डी रिस्थोफेन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी रिटर। अर्धकुंडे पुस्तक जो है ये रिटर महोदय की है। यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है? विकल्प ए 10 से 50 किलोमीटर, बी 50 से 100 किलोमीटर, सी 100 से 200 किलोमीटर, डी है 500 से 600 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी 500 से 600 किलोमीटर। हरिकेन जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह अत्यंत विनाशकारी एवं शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ये जो हरिकेन है ये विनाशकारी एवं शक्तिशाली माना जाता है ये हरिकेन को। और इसकी जो उत्पत्ति स्थल है मुख्य रूप से ये अटलांटिक बेसिन में, अटलांटिक बेसिन इसकी उत्पत्ति स्थल है। अटलांटिक बेसिन में इसका उत्पत्ति होती है हरिकेन की। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रकार है। इसका जो व्यास है वो 500 से 600 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है व्यास की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? विकल्प ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नॉर्वे, डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए जापान। देखिए विश्व में बोल रहा है यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में जो क्षेत्र है वह है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वह विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन यहाँ पर इस क्षेत्र में होता है। लगभग 26.92% उत्पादन मत्स्य उत्पादन होता है यहाँ पर। और इसका जो विस्तार है वो उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में फिलीपींस सागर तक इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो जापान है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र के अंतर्गत जापान शामिल किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी 3। डेविस ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाओं को बताया है। पहली अवस्था है तरुणावस्था, दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था और सबसे अंतिम अवस्था इन्होंने वृद्धावस्था बताई है। वृद्धावस्था 3 अवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना की है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सुंदरवन किस
वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार, बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, सी ज्वारीय, डी है मरुस्थलीय। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी ज्वारीय। सुंदर वन जो है, सुंदर वन किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन इन्हें कहा जाता है, या इन्हें डेल्टाई वन भी कहा जाता है, या मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों का विस्तार मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई भाग में या नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में इन वनों का विकास होता है। भारत में जैसे गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी तथा गुजरात का तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन या ज्वारीय वन का विस्तार पाया जाता है, और भारत में इन वनों को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? विकल्प ए भूमध्य सागरीय पेटी, बी अंध महासागरीय पेटी, सी परिप्रशांत सागरीय पेटी, डी है हिंद महासागरीय पेटी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। सर्वाधिक भूकंप, विश्व में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी के दोनों ओर, पूर्वी प्रशांत महासागर भी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस पेटी का विस्तार है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और इस पेटी में विश्व के लगभग 63% भूकंप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सवाना घास के मैदान कहाँ है? विकल्प ए उत्तरी अमेरिका, बी उत्तरी मध्य अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मध्य एशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी उत्तरी मध्य अफ्रीका। उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास के स्थल पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख जो घास है सघन हाथी घास, उसे हाथी घास के नाम से जानते हैं। यहाँ की सवाना की प्रमुख घास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन है। विकल्प ए एडवर्ड एकरमैन, बी हम्बोल्ट, सी हेटनर, डी ग्रिफिथ टेलर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी हेटनर। हेटनर महोदय का यह कथन है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण विज्ञान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। सूची 1 में नदी दिया है, सूची 2 में उनका उद्गम स्थल दिया। यमुना नदी, ए यमुना नदी है, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी, डी महानदी। चलिए मिलान करते हैं इसका। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर, गोदावरी नदी नासिक और महानदी सिहावा। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है, कृष्णा नदी का है महाबलेश्वर, गोदावरी नदी का नासिक और महानदी का सिहावा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। विकल्प ए स्ट्रैबो, बी टॉलमी, सी अल-मसूदी, डी हम्बोल्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी टॉलमी। टॉलमी एक खगोल शास्त्री थे। ये रोमन विद्वान थे और इनकी प्रमुख पुस्तक थी अल्माजेस्ट और एनालिमा। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं दो, अल्माजेस्ट और एनालिमा। यह प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने बंगाल की खाड़ी का आलेखन
किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? विकल्प ए काकरापारा, बी कैगा, सी तारापुर, डी कुडानकुलम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी कुडानकुलम। कुडानकुलम जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापित क्षमता जो है वो 2000 मेगावाट है, 2000 मेगावाट है। जबकि अन्य देख लेते हैं हम, काकरापारा ये गुजरात में है और इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट है, 440 मेगावाट। और कैगा जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में, इसकी क्षमता जो है 880 मेगावाट। तारापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में है और इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता पूछ रहा है तो सर्वाधिक क्षमता कुडानकुलम की है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादन किया? विकल्प ए हम्बोल्ट, बी रिटर, सी रेडजेल, डी रिस्थोपेन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी रेडजेल। रेडजेल महोदय जो है इन्होंने 1897 में राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने राज्य की जीव से तुलना की थी, राज्य की जीव से तुलना की थी और इन्होंने राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया था। राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत, राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत को दिया था और रेडजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है, मानव भूगोल का पिता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? विकल्प ए जापान के निकट, बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, सी ग्रेट ब्रिटेन के निकट, डी मध्य अटलांटिक महासागर में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट 1920 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, 1920 किलोमीटर की लंबाई में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ इस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है। और ये रीफ होता क्या है? प्रवाल जो होते हैं ये प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों से, प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन एवं संयोजन द्वारा, समेकन एवं संयोजन द्वारा इनका निर्माण होता है। उसी में एक ये प्रकार है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट 1920 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। विकल्प ए टॉलमी, बी इरेटोस्थनीज, सी हेरोडोटस, डी हिकेटियस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता है, यूनानी भूगोलवेत्ता। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 80, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? विकल्प ए प्रायद्वीपीय भारत में, बी मध्यवर्ती भारत में, सी भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, डी पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो विस्तार हुआ है, सबसे ज़्यादा सफल हुई है, वह है पंजाब राज्य, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह क्रांति सर्वाधिक सफल मानी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, एटॉल है? विकल्प ए समुद्री धारा, बी पर्वत शिखर, सी द्वीपीय और डी है एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। एटॉल क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। अभी आपको प्रवाल बताया क्या होता है। प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन और संयोजन से बनता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्रवाल जो होते हैं। तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरा है वलयाकार, वलयाकार या इसे ही एटॉल कहा जाता है, एटॉल भित्ति, प्रवाल भित्ति। यहाँ पर पूछ रहा है एटॉल क्या है, तो एटॉल जो है एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है, वलयाकार या एटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, टॉर्न झील संबंधित है? विकल्प ए सर्क, बी मरुस्थल, सी बाढ़ का मैदान, डी पठार। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए सर्क। टॉर्न झील जो है वो सर्क से संबंधित है और इसका निर्माण हिमानी द्वारा होता है, हिमानी द्वारा होता है। इसकी आकृति कुछ अर्ध वृत्ताकार या फिर अर्ध आराम कुर्सी, आराम या आर्म चेयर के रूप में होता है और यहाँ पर हिमनद का जमाव होता है। जब हिमनद का जमाव होता है तो इसे सर्क कहते हैं। ये हिमनद का जमाव, यही हिमनद जब पिघल जाता है, जब पिघल जाता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। हिमनद के पिघलने के पश्चात यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। इसे ही टॉर्न झील, टॉर्न झील कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की है? विकल्प ए हंटिंगटन, बी हार्टसोन, सी डेविस, डी सावर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, विकल्प डी कार्ल सावर। कार्लो सावर जो है जिन्होंने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी। कार्लो सावर ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं और इनकी पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, द मॉर्फोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, यह इनकी प्रमुख पुस्तक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, खेतड़ी में क्या है? विकल्प ए तांबा खाने, बी कोयला खाने, सी बॉक्साइट खाने, डी लौह अयस्क खाने। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए तांबा खाने। खेतड़ी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य की प्रमुख तांबा खान है, यहाँ से तांबा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त खेतड़ी के अतिरिक्त राजस्थान में ही खोदरीबा तथा सिघाना, यह 2 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से तांबे की प्राप्ति होती है। और तांबे के भंडार में यदि भंडारण की बात करें तांबा की भंडार में, तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के बाद झारखंड का स्थान आता है, झारखंड। यदि तांबा उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है? विकल्प ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी है महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए पंजाब। कृषि की दृष्टि से भारत में सबसे विकसित राज्य जो है वो पंजाब है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर
हरित क्रांति का सफल होना, हरित क्रांति का सफल होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्य से नहीं है? विकल्प ए जलप्रपात, बी गोकुर झील, सी बरखान और डी है वी आकार की घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, विकल्प सी बरखान। बरखान का जो निर्माण होता है वो पवन क्रिया द्वारा होता है, पवन द्वारा होता है। और जब बालू के निक्षेप से निर्मित, रेत के निक्षेप से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे बरखान कहा जाता है। इसका क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? विकल्प ए सूती वस्त्र, बी कागज, सी है ऊनी वस्त्र और डी है जूट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी ऊनी वस्त्र। देखिए ऊनी वस्त्र से संबंधित है और ये लाल इमली जो है यह कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में कानपुर में लाल इमली ऊनी उद्योग की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1881 में धारीवाल में दूसरी मिल लगाई गई थी ऊनी वस्त्र की और यह पंजाब में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है? विकल्प ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए आग्नेय सेल। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है मैग्मा के ठंडा होने से, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? विकल्प ए भूमंडलीय ताप को स्थिर करना, बी भूकंपों की आवृत्ति घटाना, सी मानसूनों की विफलता को बचाना और डी है पराबैंगनी विकिरण को रोकना। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी पराबैंगनी विकिरण को रोकना। देखिए समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल में परतें पाई जाती है। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद उसके ऊपर की परत जो है समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार जो है लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक, 10 से 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। 10 से 50 लगभग, तो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल में ही ओजोन गैस की अधिकता होती है। ओजोन गैस की अधिकता होती है जिसके कारण इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन मंडल जो है वो पृथ्वी को इनके हानिकारक किरणों से बचाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? विकल्प ए वेबर, बी अगस्ट लॉस, सी है डेविस, डी हुबर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए वेबर। वेबर ने आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था। आइसोडापेन शब्द का तात्पर्य होता है समान परिवहन लागत, समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा, प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोडापेन कहा जाता है।
और इनका ये सिद्धांत जो है ये 1929 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नाम से प्रकाशित हुआ था। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से प्रकाशित हुआ है 1929 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? विकल्प ए हंटिंगटन, बी टेलर, सी है ईसा बोमेन और डी सैंपल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी सैंपल ने। एसी सैंपल जो थी इनकी प्रमुख पुस्तक थी 1911 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट के नाम से इन्वायरमेंट ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी और ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थी। निश्चयवादी विचारधारा की प्रमुख समर्थक थी और इनकी पुस्तक में ही उन्होंने यह कथन दिया था कि मानव जो है पृथ्वी की प्रमुख उपज है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, विकल्प डी सैंपल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है? विकल्प ए एस्कर, बी सर्क, डी है टॉन और सी है टॉन, डी हिमसोपान। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए एस्कर। एस्कर जो है हिमानी जलोढ़ निक्षेप की स्थलाकृति है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप की स्थलाकृति, जब हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है एस्कर जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा जब मलबा का निक्षेप होता है कुछ इस प्रकार से, इस आकृति में जो निक्षेप होता है इसको ही एस्कर कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अपसौर की स्थिति होती है? विकल्प ए 3 जनवरी, बी 21 जून, सी 4 जुलाई, डी 22 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी 4 जुलाई। देखिए 2 स्थितियां होती हैं, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। एक स्थिति होती है उपसौर और दूसरी होती है अपसौर। उपसौर जब होती है वो 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। यहाँ पर अपसौर की स्थिति पूछ रहा है तो अपसौर 4 जुलाई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है? विकल्प ए 2.5, बी 3.5, सी 5.5, डी 11.0। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 2001 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत? विकल्प ए 55.46, बी 65.46, सी है 75.46, डी इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल साक्षरता दर थी वह थी 73.0%, जिसमें मेल साक्षरता जो थी, पुरुष की साक्षरता दर जो थी वो 80.9% थी, 80.9%। और वहीं पर महिला साक्षरता जो थी वो 64.6%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है महिला साक्षरता 64.6% थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सुंडा खाई स्थित है? विकल्प ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी हिंद महासागर। सुंडा खाई जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और ये जावा द्वीप के सहारे स्थित है। सुंडा द्वीप जो है, सुंडा गर्त पाया जाता है, इसकी जो गहराई है वो 7,400
50 मीटर गहराई है इसकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? विकल्प ए पीट, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रेसाइट, डी बिटुमिनस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 80 से लेकर 95% तक पाई जाती है। इसके बाद जो कोयला होता है वो बिटुमिनस, ये द्वितीय श्रेणी में आ जाता है और इसमें 55 से लेकर 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तीसरा है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 40 से 50% तक, और सबसे निम्न कोटि का खराब जो कोयला होता है वो पीट होता है, निम्न कोटि का, जिसमें 40% से कम कार्बन मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? विकल्प ए मानव भोजन में, बी पशुओं के चारे में, सी स्टार्च बनाने में, डी अल्कोहल तैयार करने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी पशुओं के चारे के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के की पेटी है, दक्षिणी भाग में मक्के की पेटी है जहाँ मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन होता है और ये पशुओं के चारे के रूप के लिए, पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश, सी नाथुला सिक्किम, डी जोजिला जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख जो है जरा वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड में है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, छत्रक शिला अपर्दन के किस अपर्दन का प्रतिफल होता है? इस प्रश्न विकल्प है विकल्प ए हिमनद, बी नदी, सी पवन, डी समुद्री लहर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी पवन। छत्रक शिला जो है वो पवन के अपर्दन द्वारा छत्रक शिला का निर्माण होता है। जब मरुस्थलीय भागों में चट्टानें कुछ इस प्रकार से होती है और इनका कठोर भाग जो होता है ये पवन के अपर्दन से अछूता रह जाता है और ये मुलायम चट्टान जो होती है वो अपर्दित हो जाती हैं, तो इस छतरी नुमा इस आकृति को ही छत्रक शिला कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, रिफ्ट घाटी का परिणाम है? विकल्प ए वलन, बी भ्रंशन, सी संवलन, डी नापे। इस प्रश्न का इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी भ्रंशन। रिफ्ट घाटी जो है वो भ्रंशन का परिणाम है, जिसमें तनाव बल के कारण जो आसपास का जो भूखंडीय क्षेत्र होता है वो उसी प्रकार से यथावत रहता है, जबकि बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। यहाँ पर टेंशनल फोर्स कार्य करता है, तनाव जनित बल। तो ये जो शिलाकृति का निर्माण होता है इसे ही रिफ्ट घाटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, स्प्रूस फर चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? विकल्प ए विश्वतरेखी वन, बी भूमध्य सागरीय वन, सी है टैगा वन, डी मानसूरी वन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी टैगा वन। स्प्रूस फर चीड़ ये तीन जो वृक्ष हैं ये टैगा वन में पाए जाते हैं और इसे शीतोष्ण कोड़धारी वन भी कहा जाता है। टैगा वन को शीतोष्ण कोड़धारी वन भी कहते हैं और इनका विस्तार जो है विश्व में अमेरिका और यूरेशिया के महाद्वीप के उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में इनका विस्तार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष
जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया? विकल्प ए 1971, बी 1981, सी 1991, डी 2001। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए 1971। देखिए 1991 में 1951 से लेकर 1981 तक में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई थी, तीव्र वृद्धि दर देखी गई थी, जबकि 1981 से लेकर 2011 तक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वृद्धि दर में गिरावट, वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर पूछ रहा है जनसंख्या में सर्वाधिक वर्षों में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया जाता है, तो वो 1971 में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था? विकल्प ए वास्को डी गामा, बी है कोलंबस, सी मैगलन, डी कैप्टन कुक। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वो गुड होप अंतरिक्ष से होकर अंध महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करता है 1498 में। 1498 में यह भारत पहुंचता है वास्को डी गामा। तो सब इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? विकल्प ए मई, बी है जून, सी जुलाई, डी अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी जुलाई। भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई के माह में अंकित की जाती है। भारत में 75% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 75% वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसमें 13% वर्षा है वह लौटते मानसून से, लौटते मानसून से। 2% वर्षा शीतकालीन वर्षा है, शीतकाल में जो वर्षा होती है 2%। और यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। आगे देखते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 106, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 3 मई 1950, बी है 3 मई 1960, सी है 3 मई 1963 और डी है 3 मई 1965। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी 3 मई 1960। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना जो है वो 3 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 107, ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं? विकल्प ए कहवा बाग, बी फेजेंडा, सी सेल्वास, डी पंपास। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी फेजेंडा। ब्राज़ील में कहवा के बागों को फेजेंडा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास्ट से संबद्ध है? विकल्प ए निश्चयवाद, बी संभववाद, सी नौ निश्चयवाद, डी प्रसंभववाद। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी संभववाद। संभववाद की जो संकल्पना है वह ब्लास महोदय द्वारा दी गई है, ब्लास महोदय से संबद्ध है। और यह शब्द संभववाद शब्द जो है वह लूसियन फेब्रे द्वारा दिया गया है, जबकि संभववाद की संकल्पना विडाल डीला ब्लास ने इस संकल्पना को प्रोत्साहन दिया था। विडाल डीला ब्लास ने इस संकल्पना को प्रोत्साहन दिया था और लूसियन फेब्रे ने उसे यह शब्द दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित नदियों में से अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? विकल्प ए दामोदर, बी घाघरा, सी पेरियार, डी है यमुना। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह नदी, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह है
छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होते समय ये औद्योगिक कचरा, इस नदी में औद्योगिक कचरा इतना अधिक हो जाता है, औद्योगिक कचरा, जिसके कारण नदी में जो जीव, छोटे छोटे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ही इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है। विकल्प ए 54.0, बी 64.0, सी 77.8, डी है 10.9। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी 77.8। महासागर में 7 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, 7 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा जो है वो सोडियम क्लोराइड की है। इसकी मात्रा जो है प्रतिशत में देखें तो 77.8% है, और यदि ग्राम में देखते हैं तो 27.213 प्रति 100 ग्राम में, प्रत्येक 100 ग्राम में इसकी मात्रा जो सोडियम क्लोराइड की वो 27.2 ग्राम मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सेल के रूपांतरण से बनने वाली सेल है। विकल्प ए स्लेट, बी संगमरमर, सी नाइस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। सेल के रूपांतरण से बनने वाली रूपांतरित चट्टान है स्लेट। अन्य विकल्प हम देख लेते हैं। संगमरमर जो है वह चूना पत्थर से निर्मित होती है, चूना पत्थर के रूपांतरण से, और नाइस जो है या नीस बीस को कहते हैं, यह ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 112। सौर कलंक है। विकल्प ए सूर्य की सतह के काले धब्बे, बी सूर्य के समीप काले धब्बे, सी सूर्य के समीप के लाल धब्बे, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए सूर्य की सतह के काले धब्बे। देखिए सौर कलंक होता क्या है। सूर्य की सतह पर दिखने वाले जो काले धब्बे होते हैं उसे ही सौर कलंक कहा जाता है। और सौर कलंक का जो जीवन काल होता है, जीवन काल वह कुछ माह से लेकर, कुछ घंटे से लेकर कुछ महीने तक होता है, कुछ घंटे से लेकर कुछ माह तक होता है। और 11 वर्ष की अवधि में, 11 वर्ष की का समयांतराल में, जैसे कह सकते हैं समयांतराल में ये प्रकट होते हैं, 11 वर्ष के समयांतराल में ये प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। विकल्प ए उष्ण, बी शीतोष्ण, सी उष्ण आर्द्र, डी है उष्ण जलवायु। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी उष्ण आर्द्र। चावल जो है वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। और विश्व में सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा किया जाता है, यह आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। विकल्प ए गोदावरी, बी महानदी, सी कोसी, डी बराकर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है, और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध, और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, अर्थात सिंचाई हेतु भी यह प्रयुक्त होता है, और विद्युत उत्पादन में भी, विद्युत उत्पादन तथा नौगम्य हेतु, इसीलिए से बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। हीराकुंड बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। वॉन थ्योनेन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है। विकल्प ए ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, बी गहन फसल कृषि, सी है
फसल कृषि जिसमें पड़ती व पशुचारण हो, डी पशुचारण। इस प्रश्न का सही आंसर है, अंतिम पेटी पूछ रहा है तो विकल्प डी पशुचारण है। इसका सही आंसर है पशुचारण। वॉन थ्यूनेन महोदय ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के आधार पर कृषि स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के आधार पर कृषि स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वॉन थ्यूनेन ने। और इन्होंने बताया था कि एक बाजार, जैसे ये बाजार है, बाजार के चारों तरफ इसके भूमि उपयोग 6 पेटियों में उन्होंने बताया था। भूमि उपयोग को उन्होंने 6 पेटियों में बताया था। जैसे मार्केट के पास ही सबसे पहली जो पेटी थी उन्होंने बताया वह है बाजार जो है वो फसल उत्पादन का, या जैसे यहाँ पर जैसे दूध, फल, सब्जी, साग आदि का उत्पादन होता है बाजार के सबसे निकट, क्योंकि ये ऐसे चीज़ें हैं जो बाजार के निकट ही उपलब्ध होनी चाहिए। फिर दूसरी पेटी में उन्होंने बताया है ईंधन, लकड़ी जो है लकड़ी ईंधन हेतु। फिर तीसरी पेटी में उन्होंने बताया है, तीसरी पेटी में गहन फसल कृषि, गहन फसल कृषि। और चौथी पेटी में उन्होंने बताया, चौथी पेटी में उन्होंने फसल कृषि जिसमें परती भूमि हो। फसल कृषि साथ ही साथ परती भूमि हो, परती भूमि तथा पशुचारण हो। और पांचवी पेटी में यहाँ पर नहीं बना है, पांचवी जो पेटी है उन्होंने बताया है, पांचवी पेटी में 3 खेत प्रणाली, 3 खेत प्रणाली। और जो अंतिम पेटी है सबसे लास्ट वाली छठी पेटी जो है उसमें उन्होंने पशुचारण बताया। वॉन थ्यूनेन महोदय ने दिया था यह सिद्धांत तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पर आधारित है। कृषि स्थानीकरण सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि बाजार के निकट 6 जो भूमि उपयोग है उसको 6 पेटियों में उन्होंने बांटा। पहली पेटी में दूध, फल, साग सब्जी इत्यादि, दूसरी पेटी में ईंधन हेतु लकड़ी, तीसरी पेटी में उन्होंने गहन फसल कृषि, और चौथी पेटी में उन्होंने फसल कृषि, परती भूमि और पशुचारण, पांचवी पेटी में उन्होंने 3 खेत प्रणाली बताया, और सबसे अंतिम जो पेटी थी उनकी उन्होंने बताया जो पेटी में उसमें पशुचारण बताया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विकल्प ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, और डी है सवाना बायोम। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, या जिसे हम भूमध्य रेखीय वन, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय वन भी कहते हैं। विषुवत रेखीय वन क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? विकल्प ए जेफरसन, बी सैंपल, सी हंटिंगटन, डी कार्ल सावर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी कार्लो सावर। 2 सेकेंड। हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी कार्ल सावर। कार्ल सावर जो थे ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं और यह सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली? विकल्प ए जीन ब्रूंस, बी है ए डिमांजिया ने, सी एबी पर पिल्लो ने, और डी है विडाल डिला ब्लास। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी विडाल डिला
ब्लास ने। इस फ्रांस में यह एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिन्होंने फ्रांस में संभववाद मानव, पहले बात तो मानव भूगोल की नींव डाली इन्होंने, और इन्होंने ही संभववाद, इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने ही संभववाद विचारधारा को भी प्रोत्साहन दिया था या प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? विकल्प ए थॉर्नथ्वेट, बी कोपेन, सी स्टाम, डी टिवार्था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी कोपेन। कोपेन महोदय ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति को सही मापदंड बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की है? विकल्प ए क्रमबद्ध भूगोल, बी प्रादेशिक भूगोल, सी है भौतिक भूगोल, और डी है मानव भूगोल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए क्रमबद्ध भूगोल। हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल के विचार को प्रस्तुत किया था। हमबोल्ट और रिटर, हमबोल्ट के साथ साथ रिटर भी थे, हमबोल्ट के साथ साथ दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता थे ये रिटर, और इन्हें हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक है, जनक की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121, ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक का लेखक है? ए विकल्प ए है ब्लेचार्ड, बी ब्रूंस, सी ब्लास, डी है डिमांजिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी ब्लास। विडाल डेला ब्लास की ये प्रमुख पुस्तक है ज्योग्राफी यूनिवर्सल, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, सिरोक्को क्या है? विकल्प ए है ज्वालामुखी, बी स्थानीय पवन, सी पक्षी, डी द्वीप। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी स्थानीय पवन। सिरोक्को जो है ये एक स्थानीय पवन है, ये गर्म एवं शुष्क पवन है। यह मुख्य रूप से सहारा रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेत से भरी स्थानीय पवन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, सूर्य से संचालित ऊर्जा है? विकल्प ए सूर्यताप, बी बिजली की धारा का अवरोधक, सी पृथकत्व, डी विकिरण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए सूर्यताप। सूर्यताप जो है वायुमंडल में पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसका प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम सूर्यताप कहते हैं, सूर्यताप कहा जाता है। यहाँ पर पूछा सूर्य से संचालित ऊर्जा, तो सूर्य से संचालित ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? विकल्प ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम, बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी बेसाल्ट एवं सिलिका, डी है निकल एवं लोहा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी निकल एवं लोहा। स्वेस महोदय थे, एक विद्वान स्वेस महोदय ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को बताया था। पृथ्वी की रासायनिक संरचना को इन्होंने बताया था। इन्होंने 3 परतों में बांटा था, सियाल, सीमा, नीफे, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। सियाल जो थी, सियाल का निर्माण इन्होंने बताया कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। सियाल जो है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों से मिलकर बनी है। सीमा जो है वो
सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर बनी है। और अंतिम जो इनकी थी परत नीफे को उन्होंने बताया निकेल और फेरियम, निकेल और लोहा से मिलकर बनी है ये अंतिम परत। आगे देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 125। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है? विकल्प ए सूती वस्त्र, बी ऊनी वस्त्र, सी है लौह इस्पात, डी कागज। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए सूती वस्त्र उद्योग के लिए। मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।